क्या आप मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं या पुरुष के वीर की प्रॉब्लम जिसके वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा उसके वजह से सफ़र कर रहे हैं और आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास या अन्य आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं और आपका वीर ठीक नहीं हो रहा है? आइए जानते हैं आज मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश, एक पुरुष रोग विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट practicing in Noida. I make educational videos for my patients and general public. As an andrologist, I treat male infertility. But unfortunately, many gynecologists have started treating male infertility without understanding कि basic problem क्या है, कैसे diagnose करना है with random medicine. Sometimes ये भी होता है कि जो male patient होता है वो प्रेशराइज करता है गायनेकोलॉजिस्ट को जो उसकी वाइफ को ट्रीट कर रही होती है कि मैडम बता दीजिए मेडिसिन, अगर हमारा ही प्रॉब्लम है, स्पर्म में प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो वो कभी कभी दे देती है, बट ये सोल ड्यूटी है एंड्रोलॉजिस्ट की कि मेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जाए। और एक मेल जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है वो एक एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को जरूर मिले। सबसे जरूरी चीज है इनफर्टिलिटी समझने के लिए एक सीमन एनालिसिस यानी वीर की जांच। ये एक अच्छे लैब से होनी चाहिए जो वेल इक्विप्ड है और इसको करने के लिए वो समर्थ है, माने वो प्रोटोकॉल फॉलो करता है WHO का। तो WHO प्रोटोकॉल जो है 2021 में रिवाइज हुआ था सीमन पैरामीटर्स के लिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज क्या है? एब्स्टिनेंस, माने कितने दिनों के गैप में आपको वीर देना चाहिए। वीर जो देना चाहिए वो 3 to 5 डेज के गैप में देना चाहिए। अगर आपका 7 दिन से ज्यादा सेक्स या मास्टरबेशन नहीं हुआ और उसके बाद अगर आप वीर दे रहे हैं तो उसमें कुछ कमियां या खराबियां जैसे मोटिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो 3 to 5 डेज ऑफ एब्स्टिनेंस मीनिंग 3 से 5 दिन तक ना सेक्स हुआ होना चाहिए ना मास्टरबेशन हुआ होना चाहिए और आप अपना वीर का सैंपल दें। कोशिश करें कि लैब में ही जाके मास्टरबेट करके दें। आप अपने लिंग की सफाई रखें, पानी से धो के क्लीन करके ही वीर को दें। अगर आप घर से लेके जा रहे हैं तो इंश्योर करें कि 20 मिनट के अंदर आपका सैंपल लैब में पहुंच जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि WHO पैरामीटर्स क्या कहते हैं। वॉल्यूम शुड बी मोर देन 1.4 मिलीलीटर्स। pH ऑफ द स्पर्म शुड बी बिटवीन 7.2 to 7.8। जो टोटल स्पर्म नंबर है दैट इज 39 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेट, नहीं तो मोर देन 15 मिलियन पर ml। जो मॉर्फोलॉजी होती है, माने जो आकार होती है, वो मोर देन 4% नॉर्मली शेप्ड होना चाहिए। वाइटैलिटी माने जो जीवित स्पर्म होने चाहिए वो 54% से ज्यादा होने चाहिए। मोटिलिटी माने स्पर्म की आगे बढ़ के उसको संभोग करके मतलब फर्टिलाइज करने की क्षमता मोर देन 30% एक्टिवली मोटाइल यानी प्रोग्रेसिव मोटाइल होने चाहिए। और टोटल मोटिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 42% यानी प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव बोथ। नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ द स्पर्म शुड बी मोर देन 4%। स्पर्म में कोई एग्लूटिनेशन नहीं होना चाहिए और विस्कोसिटी जो गाढ़ाई जैसे 2 सेंटीमीटर आफ्टर लिक्विफैक्शन होना चाहिए। देखिए, अब जानते हैं कुछ चीजें जिसके वजह से आपको ये स्पर्म में प्रॉब्लम आती है या इश्यूज बनते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए। देखिए, सबसे जरूरी है अगर आप ओबीस हैं माने मोटापा है तो उसमें क्या होता है कि पेरिफेरल जो आपकी चर्बी है उसमें ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, उससे डीएनए डैमेज होता है, स्पर्म को लॉस ऑफ लिबिडो होता है, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप वेट को लूज करें। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ चलना नहीं होता है। आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं डेली और आप सोच रहे हैं वो ठीक हो जाएगा, नहीं। एक्टिव एक्सरसाइज, मेरे बहुत वीडियोस हैं जिसमें मैंने एक्सरसाइज के बारे में मेंशन किया है कि आपको बिग मसल ग्रुप्स जैसे पेक्टोरालिस हो गया, चेस्ट के हो गए, थाइस के हो गए, बैक के बिग मसल्स हो गए, इन सब की एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि इससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी में बढ़ते हैं जो स्पर्म पे एक पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों हैंड बाय हैंड जाने चाहिए। डेली एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज करना चाहिए और एटलीस्ट 5 to 6 डेज अ वीक इसको जारी रखना चाहिए। हेल्दी डाइट, हरी सब्जियां ये बहुत जरूरी है स्पर्म की क्वालिटी अच्छा रखने के लिए। बनाना, बीन्स, एवोकेडो, ड्राई फ्रूट्स ये सब खाएं। अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स, माने कैंड फूड्स ना खाएं, फास्ट फूड्स ना खाएं, बर्गर, पिज्जा, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। रेड मीट, जिन खाने में शुगर कंटेंट हाई है इसको ना लें।
मैदा का सेवन ना करें, जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, इन फूड्स का सेवन ना करें। देखिए डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर भाग में लाइफ में, और ये स्पर्म में भी उसकी क्वालिटी मेंटेन करने में भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। स्ट्रेस को कम करें। देखिए आज के रोजमर्रा के जीवन में स्ट्रेस एक बहुत ज़्यादा हो चुका है, चाहे वो काम का हो या फैमिली का हो या मैरिटल का हो। जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल जो बढ़ता है तो वो टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, तो स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो इससे बचें। स्मोकिंग, किसी भी तरह का तंबाकू का सेवन, चाहे वो खैनी हो, स्मोकिंग हो या च्यूएबल टोबैको हो, वो ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है वीर को, उसकी आगे बढ़ने की क्षमता, आकार, डीएनए डैमेज सबको इफेक्ट करता है। रिक्रिएशनल ड्रग्स, आजकल लोग स्मोकिंग से हटकर मैरिजुआना माने गांजा, हेरोइन, कोकेन, ये सब चीजें भी लेने लगे हैं। कोई भी तरह का रिक्रिएशनल ड्रग डेफिनेटली फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी ही नहीं, आपके इरेक्शन प्रॉब्लम को भी ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी करता है। कुछ दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट्स, अगर आपको पहले कैंसर हुआ है, कीमोथेरेपी, अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो प्रोस्टेट का साइज छोटा करने के लिए या हेयर ग्रोथ के लिए लेते हैं सप्लीमेंट्स, ग्लूटास्ट्राइड, फिनास्ट्राइड, टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स, जिम गोअर्स। अगर मेरे पास कोई एकदम हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर टाइप इंसान क्लिनिक में आता है तो और वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बोलता है, तो अक्सर मुझे समझ आता है कि उसने पहले कभी ना कभी टेस्टोस्टेरोन या कोई ना कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड जरूर लिया होगा, क्योंकि ये टेस्टिस का स्पर्म प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। तो किसी भी तरह के इस चीजों से बचें और सेवन ना करें। नेचुरली अपनी बॉडी को बिल्ड करें। नेचुरल प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आप यूज कर सकते हैं अपने डाइट में आपके मसल ग्रोथ के लिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर आप सल्फासालाजिन ले रहे हैं, ये भी आपके स्पर्म को खराब करता है। जिंक एंड विटामिन सी रिच सप्लीमेंट्स एंड फूड्स को लें, ये आपकी स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा रखता है। अश्वगंधा एंड फेनुग्रीक यानी मेथी दाना, ये भी आपके स्पर्म को बेटर करता है। पोल्यूशन एक बहुत ही डिट्रीमेंटल फैक्टर है, और जो लोग टायर 3 सिटीज में रह रहे हैं, पोल्यूशन रोजमर्रा को झेल रहे हैं, तो वो भी मेल इनफर्टिलिटी करता है। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि रेगुलर मास्टरबेशन एंड सेक्स यानी हस्तमैथुन और सेक्स अधिक करने से स्पर्म क्वालिटी खराब नहीं होती, इनफैक्ट अच्छी होती है, क्योंकि जो ट्रैक्ट में माने जो स्पर्म टेस्टिस से प्रोड्यूस होकर एपिडिडिमिस से होकर जाता है, वो जो ट्रैक्ट में जो स्पर्म होता है वो लंबे टाइम तक नहीं रहता और डीनेचर्ड नहीं होता, तो वो क्लियर होता रहता है। जो लोग हॉट एनवायरमेंट्स में वर्क कर रहे हैं या टाइट क्लोथिंग पहन रहे हैं या मोटरसाइकिल्स पे ज्यादा चलते हैं, वहां की हीट क्या होती है कि आपके गोलियों को हीट कर देती है। देखिए भगवान ने जो टेस्टिस है वो थैली बाहर दी है आदमी के, क्योंकि उसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम होना चाहिए बॉडी से, ताकि वो स्पर्म प्रॉपर्ली प्रोड्यूस हो सके। जब भी आपका हीट होगा, चाहे आप एक्सेसिव लैपटॉप अपने लैप पे रख के काम कर रहे हैं या प्रोलॉन्ग मोटरसाइकिल चला रहे हैं या टाइट क्लोथिंग पहन रहे हैं या कोई ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे गर्मी ज्यादा है, तो वो टेस्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ा देती हैं और उसके वजह से स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है। वेरिकोसील, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपकी स्पर्म क्वालिटी खराब होती है, माने वहाँ की नसों में सूजन आ जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। इस पर मेरी एक वीडियो है जिसमें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, आप उसे देख सकते हैं। देखिए अंत में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी IVF स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने से पहले आप एक बार यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। अगर आप एक फर्टाइल एज के हैं और शादी करने की भी सोच रहे हैं, और अगर आपको कोई शंका है कि आप एक फादर बन सकते हैं नहीं बन सकते, या कुछ आपको लग रहा है कि इनफर्टिलिटी इशू, या बचपन में कभी कोई टेस्टिस में प्रॉब्लम हुआ हो, या टेस्टिस गोलियां नीचे टाइम पे नहीं आई हो, जिसे हम कहते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस, तो आप जरूर अपना चेक कराएं। एक सीमन एनालिसिस अच्छे लैब से करें। आप मेरे क्लिनिक में भी विजिट कर सकते हैं अपने सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के साथ, और हम इस पे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं और नेचुरल तरीके भी बता सकते हैं, और कुछ दवाइयों से भी आपके स्पर्म को हेल्दी और अच्छा रख सकते हैं। थैंक यू।